ठीक है। नमस्कार मित्रों, आज हम विश्व भूगोल में अफ्रीका महाद्वीप के बारे में जानकारियां प्राप्त करेंगे। आपका भूगोल का ज्ञान एशिया से बढ़कर अफ्रीका महाद्वीप की ओर ले जाने के लिए श्री कोचिंग क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत। और आपके सामने ये जो मानचित्र दिख रहा है, ये अफ्रीका महाद्वीप का मानचित्र है। अफ्रीका महाद्वीप के बारे में दो चार सामान्य जानकारियां पहले दे देता हूं। ये विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है, सेकंड। अफ्रीका महाद्वीप दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। इसकी खोज डेविड लिविंगस्टन नाम के ब्रिटिश नागरिक ने की थी। डेविड लिविंगस्टन ये ब्रिटिश नागरिक थे, इन्होंने इसकी खोज की थी। अफ्रीका महाद्वीप की अगर हम इसके भूगोल की बात करें, इसका जो धरातल है, इसकी भूगर्भिक जो संरचना है उसकी बात करें तो ये गोंडवाना लैंड का पार्ट है। जुरासिक काल के अंतिम चरण में जो गोंडवाना लैंड था वो अलग अलग भागों में टूट गया था। जैसा कि महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत में सबने पढ़ा है कि पहले पृथ्वी पर एक ही महाद्वीप था, पेंजिया टूट करके अलग हुआ तो उससे गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड दो भूमियां बनी थी। और आगे चल करके जुरासिक काल के अंतिम चरण में एक बार फिर गोंडवाना लैंड विभक्त हुआ और उससे बना दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, अंटार्कटिका, मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया और प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा। ये सब गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। तो हम कह सकते हैं कि अफ्रीका महाद्वीप है वो गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। अब यहां जो ये अफ्रीका महाद्वीप है, इसकी भौगोलिक स्थिति के बारे में अपन चर्चा करें तो सबसे पहले ये देखिए, ये यहां पर जो आपको ये जगह दिखाई दे रही है, ये असल में भूमध्य सागर, यहां पर ये भूमध्य सागर है। और यहां ये जो जगह आपको दिखाई दे रही है यहां पर, ये असल में ये यूरोप महाद्वीप है। तो कुल मिलाकर के यूरोप से अफ्रीका भूमध्य सागर से अलग होता है। भूमध्य सागर यूरोप और अफ्रीका इन दोनों महाद्वीपों के बीच में है। और यह जो आपको जगह दिख रही है, असल में ये यहां से ये ऐसे है। तो ये वाली जो जगह है, ये जगह एशिया महाद्वीप की जगह है। ये एशिया महाद्वीप का ये अरब प्रायद्वीप है, अरब का प्रायद्वीप है। और ये जो जगह दिखाई दे रही है अरब के प्रायद्वीप और अफ्रीका महाद्वीप के बीच में, ये रेड सी या लाल सागर है। इसके बारे में चर्चा जब हमने एशिया के बारे में जानकारियां ली थी तब कर ली थी कि अरब और अफ्रीका के बीच में लाल सागर है। और यहां ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका, यानी अफ्रीका का सींग जो कहलाता है, ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका, जहां ये सोमालिया कंट्री है, यह जो जगह है इसे अदन की खाड़ी कहते हैं। ये अदन की खाड़ी है। तो कुल मिलाकर के ये हिस्सा अदन की खाड़ी और फिर ये रेड सी, लाल सागर, ये एशिया से अफ्रीका को पृथक करता है। भूमध्य सागर यूरोप से अफ्रीका को पृथक करता है। और इधर जो इसके पश्चिम में है, ये अटलांटिक महासागर है। ये पूरा अटलांटिक है, उत्तरी अटलांटिक और दक्षिणी अटलांटिक महासागर इसके पश्चिम में है। यानी अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिम में अटलांटिक महासागर है, उत्तर में भूमध्य सागर है, उत्तर पूर्व में लाल सागर है और इसके पूर्व में अरब सागर है जो कि हिंद महासागर का भाग है। तो ये अरब सागर है इधर। तो ये तो हो गई अफ्रीका महाद्वीप की स्थिति। अब अपन अफ्रीका महाद्वीप की प्रमुख भौगोलिक विशेषताओं की बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण बात जो अफ्रीका महाद्वीप से संबंधित है, ये एक अकेला महाद्वीप है। अफ्रीका महाद्वीप
विश्व का अकेला महाद्वीप है जिसमें से होकर के तीनों काल्पनिक रेखाएं, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा, इस महाद्वीप से होकर के गुजरती है। का मतलब यह होता है कि यह महाद्वीप दोनों गोलार्धों में बराबर फैला है। उत्तरी गोलार्ध में भी इसका विस्तार है और दक्षिणी गोलार्ध में भी इसका उतना ही विस्तार है। अन्य महाद्वीपों में हालांकि दो रेखाएं, किसी में से भूमध्य रेखा और मकर रेखा गुजर रही है तो किसी में से भूमध्य रेखा और कर्क रेखा गुजर रही है। लेकिन कर्क और मकर दोनों का गुजरना, यानी भूमध्य रेखा उसके बीच में है, तो कर्क, मकर और भूमध्य तीनों रेखाएं इस एक ही महाद्वीप में से होकर गुजरती है। और ये कहां से गुजर रही है ये मैं बता देता हूं। यह जो आपको जगह दिख रही है, ये यहां से होकर के भूमध्य रेखा जो है, ठीक इसके बीच में से होकर के भूमध्य रेखा 0 डिग्री, जिसे अपन 0 डिग्री अक्षांश भी कह सकते हैं और इसको भूमध्य रेखा भी कह सकते हैं। और ये यहां से इसके नॉर्थ में, उत्तर में, ये जो है ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, यानी कि कर्क रेखा जिसे हम कहते हैं, यहां से गुजरती है। और यहां से ये जो है 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, यानी कि मकर रेखा यहां से गुजरती है। यानी कि कर्क, मकर और भूमध्य तीनों रेखाएं यहां से होकर के गुजरती है। ऐसा दुनिया में दूसरा कोई महाद्वीप नहीं है जिसमें से तीनों रेखाएं गुजरती है। भूमध्य रेखा, मकर रेखा और कर्क रेखा तीनों यहां से होकर के गुजरती है। एक बात, अब इसके भूगोल की बात करें, अफ्रीका महाद्वीप के भूगोल की, तो सबसे पहले हम बात करते हैं माउंटेन्स की, पर्वतमाला की। तो इस महाद्वीप की जो सबसे लंबी और प्रमुख पर्वतमाला है वो ये यहां पर है। ये देखिए, ये इसकी प्रमुख पर्वतमाला है, ये जो मैंने बना दी है ये इसकी प्रमुख पर्वतमाला है। और इस पर्वतमाला का नाम है एटलस पर्वतमाला। एटलस अफ्रीका महाद्वीप की सबसे लंबी, सबसे बड़ी पर्वतमाला है, उसका नाम एटलस पर्वतमाला है। ये खास तौर से ट्यूनीशिया, अल्जीरिया और मोरक्को, या मुझे यूं कहना चाहिए पश्चिमी सहारा से लेकर के और भूमध्य सागर के तट तक फैली हुई है। ये यहां ये जो कंट्री है इसका नाम ही पश्चिमी सहारा है। तो यहां से और फिर आगे ये मर्तोनिया है। तो मर्तोनिया पश्चिम सहारा के बॉर्डर से लेकर के और ट्यूनीशिया, अल्जीरिया होती हुई ये मोरक्को तक फैली हुई जो पर्वतमाला है ये एटलस पर्वतमाला है। ये इस महाद्वीप की सबसे लंबी पर्वतमाला है। परंतु ध्यान रखने वाली बात क्या है? ध्यान रखने वाली बात यह है कि इस महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है वो इस एटलस पर्वतमाला में नहीं है। कई बार क्या होता है कि हम ये सोच लेते हैं कि एटलस पर्वतमाला सबसे लंबी या बड़ी पर्वतमाला है तो इसका सबसे ऊंचा पर्वत शिखर भी यही होगा, तो ऐसा नहीं है। इसका जो सबसे ऊंचा इस महाद्वीप का पर्वत शिखर है वो माउंट किलिमंजारो है। कौन सा है? माउंट किलिमंजारो। किलिमंजारो पर्वत शिखर जो है ये पूर्वी अफ्रीका में, यहां पर देखिए ये पूर्वी अफ्रीका में, ये जो तंजानिया देश है, तंजानिया में, यहां पर उत्तरी पूर्वी तंजानिया में इस जगह पर किलिमंजारो पर्वतमाला है। किलिमंजारो पर्वत शिखर जो है वो एक स्वतंत्र पर्वत है और इस लिहाज से यह दुनिया का सबसे ऊंचा स्वतंत्र पर्वत है। हालांकि दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी की बात करें तो वो माउंट एवरेस्ट हिमालय में है, लेकिन वो स्वतंत्र पर्वत नहीं है, वो श्रृंखलाओं में चोटियां हैं। और ये जो है स्वतंत्र पर्वत है और ये एक ज्वालामुखीय पर्वत है। ये एक ज्वालामुखीय पर्वत है किलिमंजारो। किलिमंजारो जिसकी ऊंचाई जो है, किलिमंजारो की ऊंचाई 5,895 मीटर है। माउंट किलिमंजारो 5,895 मीटर ऊंचा है और अफ्रीका महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। इससे थोड़ी ही दूरी पर 300 किलोमीटर
से भी कम दूरी पर यहां पर जो पर्वत शिखर है वो माउंट केन्या है। माउंट केन्या जो इस महाद्वीप का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत है, यहीं पर रुवेनजोरी पर्वत है। तो ये जो पर्वत है ये अफ्रीका के पूर्वी भाग में, यानी कि ये तंजानिया और केन्या इन देशों में है। तो ये बात हुई इसके पर्वत शिखर की, सबसे ऊंचा पर्वत शिखर और सबसे लंबी और बड़ी पर्वतमाला, ये दोनों चीजें क्लियर हो गई है। अफ्रीका महाद्वीप में सबसे लंबी पर्वतमाला एटलस इसके जो उत्तरी पश्चिमी भाग में है, और किलिमंजारो इसके पूर्वी भाग में तंजानिया में है। अब इसके बात करते हैं, इसके बाद इसकी बात करते हैं मरुस्थलों की। तो इस महाद्वीप में जो प्रमुख मरुस्थल है वो कौन कौन से हैं? तो यहां देखिए, यह जो उत्तरी अफ्रीका है, यानी कि एटलस पर्वतमाला से पूरब में ले ले, और इस तट से जो अटलांटिक महासागर का तट है यहां से लेकर के और पूरा यहां पर ये लाल सागर तक केवल और केवल इस मिस्र देश को छोड़ दे, जहां से होकर के नील नदी का प्रवाह होता है, तो ये पूरा का पूरा जो उत्तरी अफ्रीका है वो असल में सहारा मरुस्थल है। सहारा ये दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। सहारा मरुस्थल, एक बार मैं फिर क्लियर कर देता हूं, दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। यहां लिख रहा हूं मैं, सहारा मरुस्थल। सहारा दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल, 84 लाख वर्ग किलोमीटर, 84 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ ये दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे विशाल मरुस्थल। और यहां से लेके यहां तक, यहां केवल ये जो एक नदी निकलती है उसने इस मरुस्थल को आगे बढ़ने से रोका हुआ है। इस मरुस्थल को आगे बढ़ने से रोकने वाली इस नदी का नाम नील है, और ये मिस्र गणराज्य में से होके बहती है, इसलिए मिस्र को नील का वरदान कहते हैं। मिस्र को नील का वरदान इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इस नदी ने इस मरुस्थल से इस देश को बचा करके रखा हुआ है। तो ये सहारा मरुस्थल है। इस सहारा के अलावा 2 मरुस्थल इस महाद्वीप में और है। एक मरुस्थल देखिए यहां दक्षिणी भाग में आइए, ये दक्षिण पश्चिमी जो ये देश है इसका नाम अब नामीबिया है, और इस नामीबिया देश में यहां पर जो ये मरुस्थल है, इस मरुस्थल का नाम है नामिब। नामिब डेजर्ट के नाम से जाना जाता है ये मरुस्थल, और नामीबिया में है। इस नामीबिया देश का पहले नाम दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका हुआ करता था, अब इसका नाम नामीबिया है। और इसके ठीक पूर्व में, नामीबिया के ठीक पूर्व में जहां से होकर के देखिए ये मकर रेखा गुजर रही है, यह जो देश है ये बोत्सवाना है, और बोत्सवाना में यहां पर जो ये मरुस्थल है, इस मरुस्थल का नाम कालाहारी मरुस्थल है। ये कालाहारी मरुस्थल है। तो 3 मरुस्थल, सहारा, नामिब और कालाहारी। कालाहारी मरुस्थल जो है वो बोत्सवाना देश में है। 2 यहां की प्रमुख विशेषताएं, शुतुरमुर्ग की जो हम बात करते हैं, अफ्रीका महाद्वीप में बहुत सारे शुतुरमुर्ग पाए जाते हैं। तो ये शुतुरमुर्ग जो है वो कहां पर पाए जाते हैं? कालाहारी मरुस्थल में। और यहां पर बुशमैन अफ्रीकी जनजाति है, बुशमैन का निवास स्थल है। कालाहारी मरुस्थल बुशमैन का निवास स्थल है, और यहां पर शुतुरमुर्ग पाए जाते हैं। तो 3 महाद्वीप में 3 मरुस्थल, नामिब, कालाहारी और सहारा। ये बात हुई मरुस्थलों की। अब बात करते हैं इस महाद्वीप की नदियां और झीलें कौन कौन सी है। सबसे पहले मैंने आपको यह क्लियर कर दिया कि इसके आसपास में जो सागर और महासागर है वो कौन से हैं। अब मैं आपको यहां की झीलों और नदियों के बारे में बता देता हूं। तो झीलों की बात करें तो इस महाद्वीप की जो सबसे प्रमुख झील है वो है विक्टोरिया झील। इस महाद्वीप की जो सबसे प्रमुख झील है वो विक्टोरिया झील है, और ये विक्टोरिया झील युगांडा और तंजानिया और केन्या, ये जो देश है यहां पर ये झील है। यहां देखिए ये जो देश है ये सोमालिया है, और ये केन्या है, और यहां पर ये तंजानिया है, और यहां पर ये लेक विक्टोरिया है। यहां पर एक झील है जिसका नाम है विक्टोरिया। यहां पर इसके बॉर्डर के पास में ये विक्टोरिया लेक है। ये विक्टोरिया है, और यहां पर
यह एक देश है, इसका नाम इथोपिया है। यहां पर एक झील है, इसका नाम है ताना। ये ताना झील है, मुख्य झील है। और यहां पर ये जो देश है ये चाड देश है, और चाड देश में एक झील है, ये चाड झील के नाम से जानी जाती है। ये मरुस्थल में खारे पानी की झील चाड झील है। देश का नाम भी चाड है और झील का नाम भी चाड है। तो चाड झील है, ताना झील है, विक्टोरिया झील है, प्रमुख झील है। इसके अलावा छोटी झीलें यहां पर न्यासा और टांगानिका झील भी है, लेकिन इन तीनों का महत्व ज्यादा है। अब इन्हीं झीलों में से होकर के नदियों का उद्गम भी होता है। ये जो दो प्रमुख झीलें हैं, इनमें से कौन सी नदी कहां से निकलती है, तो मैं आपको क्लियर कर दूं। एक नदी इस विक्टोरिया झील से निकलती है इधर, और विक्टोरिया झील से निकल करके और ये नदी बहती हुई यहां पहुंचती है। देखिए, विक्टोरिया झील से निकलती है और उत्तर की ओर भूमध्य सागर की ओर बढ़ती है। एक नदी जो है यहां से ताना झील से निकल करके और इस तरफ पहुंचती है, और यहां आकर के इन दोनों नदियों का संगम हो जाता है। मैं एक बार फिर क्लियर कर रहा हूं। यहां विक्टोरिया लेक से जो नदी निकलती है, इस नदी का नाम है श्वेत नील, व्हाइट नील, श्वेत नील। और जो नदी यहां ताना झील से निकलती है, जो नदी यहां ताना झील से निकलती है, उस ये झील का नाम है ताना, यहां से निकलती है ये ताना झील। और यहां से ये जो नदी निकलती है, इस नदी का नाम ब्लू नील यानी कि नीली नील है। ये नीली नील है। तो यहां श्वेत नील और यहां से नीली नील, यहां आकर के दोनों नदियां मिल जाती है। ये जगह जो है असल में खार्तूम है, खार्तूम शहर के पास। ये सूडान देश है और सूडान की राजधानी खार्तूम है। सूडान देखिए, ये दक्षिणी सूडान है जिसकी राजधानी जुबा है, ये उत्तरी सूडान है जिसकी राजधानी खार्तूम है। खार्तूम के पास में ये दोनों नदियां आपस में मिलती है, और फिर यहां से ये नदी बह करके और मिस्र गणराज्य में जाकर के और यहां पर भूमध्य सागर में गिरने से पहले एक बहुत बड़ा डेल्टा बनाती है, जो कि 25,000 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। 25,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ ये नाइल का डेल्टा है। और यह जो हमने अभी बनाई है, यही नील नदी है जो दुनिया की सबसे लंबी नदी है। नील नदी दुनिया की सबसे लंबी नदी है, जो भूमध्य रेखा के पास से निकल करके और भूमध्य सागर में जाकर के अपना पानी डालती है। विक्टोरिया लेक जो है वो भूमध्य रेखा के पास है, और यहीं पर माउंट किलिमंजारो भी पास में ही है। और यहां से ये नील निकलती है, उत्तर की ओर बहती है। इधर से नीली नील जो इथोपिया के पठार से निकल करके आती है, ताना झील से। खार्तूम के पास दोनों नदियां एक होती है, वहां से उत्तर की ओर प्रवाहित होती हुई ये जाकर के अपना पानी भूमध्य सागर में डाल देती है। और ये दुनिया की सबसे लंबी नदी है। नील नदी दुनिया की सबसे लंबी नदी है। नील ये दुनिया की सबसे लंबी नदी है। 6,650 किलोमीटर इसकी लंबाई है। नील नदी की लंबाई 6,650 किलोमीटर है, जो दुनिया में सबसे लंबी है। मैं यहां सबसे लंबी बता रहा हूं। अपवाह क्षेत्र के हिसाब से देखें, पानी की मात्रा के हिसाब से देखें, तो सबसे बड़ी नदी अमेजोन है और दूसरे नंबर पर कांगो है। लेकिन लंबाई के हिसाब से देखें तो सबसे लंबी नदी जो है वो नाइल या नील नदी है। इस नील नदी पर यहां पर आसवान बांध बना हुआ है, जो कि मिस्र देश में है, इजिप्ट में है। मिस्र को इजिप्ट भी कहते हैं इंग्लिश में। तो यहां पर ये इस पर आसवान बांध बना हुआ है। और ये नील नदी की बात हुई। नील के बाद में जो दूसरी इस महाद्वीप की प्रमुख नदी है वो कौन सी है? इस महाद्वीप की दूसरी प्रमुख नदी है कांगो। उस नदी का नाम है कांगो। एक बार मैं इसको इरेज कर देता हूं, उसके बाद में बताता हूं कि कांगो नदी जो है, कांगो नदी जो है वो दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अपवा तंत्र वाली नदी है। यानी कि अमेजन के बाद में ये दूसरी सबसे बड़ी नदी है। ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले भूमध्य रेखा बनाई थी, एक बार मैं फिर से बना देता हूं। ये भूमध्य रेखा है, ये भूमध्य रेखा है। और यह जो नदी निकलती है कांगो नदी, ये यहां से मध्य अफ्रीका से निकलती है,
इधर जाती है, वापस टर्न लेकर के घूम करके आकर के और अपना पानी यहां डालती है। डेल्टा नहीं बनाती है, ध्यान रहे, डेल्टा नहीं बनाती है, एस्चुरी बनाती है, नदमुख बनाती है। लेकिन ये जो कांगो नदी है, ये जिस जगह पर है, ये देखिए, ये 0 डिग्री भूमध्य रेखा है। और 0 डिग्री भूमध्य रेखा होने का मतलब यह है कि यह जो इलाका है, यह इलाका वर्षा वनों वाला है। भूमध्य रेखा के आसपास साल भर बारिश होती रहती है, इसलिए यहां पर रेन फॉरेस्ट या वर्षा वन पाए जाते हैं। जैसा कि अमेजोन बेसिन में है, वैसा ही इस कांगो बेसिन में भी रेन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। इसलिए इस नदी में पानी की मात्रा बहुत ज्यादा है। अमेजन के बाद में सेकेंड लार्जेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड ये है, कांगो नदी है। और इस नदी का एक अन्य नाम देखिए, कांगो, ये कांगो नदी भी है और कांगो देश भी है। ये देखो, ये जो कांगो है, ये कांगो गणतंत्र है और ये कांगो गणराज्य है। ये दोनों ही कांगो है। अब इसके दो भाग हो गए। पूरा पहले ये मध्य अफ्रीकी देश जो कांगो देश हुआ करता था, अब इसके दो भाग है, एक ये और एक ये। इस कांगो को जायरे भी कहते हैं, इस कांगो को जायरे भी कहते हैं। और इसलिए इस नदी का नाम भी जायरे नदी या जेरे नदी, या इस नदी को डरावनी नदी भी कहते हैं। डरावनी नदी इसलिए कहते हैं क्योंकि यह दुनिया का सबसे खतरनाक जंगल है, सबसे खतरनाक जंगल। इस जंगल में जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है, न हवाई मार्ग है, न रेल मार्ग है, कोई मार्ग नहीं है, न कोई सड़क मार्ग है। इस जंगल में जाने का एक ही मार्ग है और वो है ये कांगो नदी से होकर के आप पानी में, यानी जहाज, छोटी बोट, नाव या जहाज के माध्यम से इस नदी में जहां तक की इसका पानी स्थिर है या कम उबड़ खाबड़ है, वहां तक ये आप पानी के रास्ते ही जा सकते हैं, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। तो ये दूसरी सबसे प्रमुख नदी हुई, कौन सी? कांगो नदी। अब इस कांगो नदी की जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है, जो कि जैसा सामने दिख रहा है, भूमध्य रेखा, और ये यहां से निकल के भूमध्य रेखा को क्रॉस करती है और फिर वापस घूम के आके दोबारा से यहां भूमध्य रेखा को दोबारा क्रॉस करती है। यानी कि दुनिया में एकमात्र नदी है जो भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। कौन सी नदी? वो नदी है कांगो। भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कांगो जायरे अथवा जेरे नदी है और ये मध्य अफ्रीका में बहती है, कांगो देश में ही बहती है खासतौर से, और भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। ये दूसरी प्रमुख नदी हो गई इस महाद्वीप की। तीसरी जो प्रमुख नदी है इस महाद्वीप की, वो नदी है यहां पर देखिए, ये यहां से ये नदी निकलती है और ये नदी निकल करके कहां से निकलती है? तो ये गिनी से निकलती है। गिनी, ये जो देश है यहां पर गिनी है। जब आप अफ्रीका महाद्वीप को देखोगे तो आपको यहां भी गिनी मिलेगा, 2 गिनी यहां मिलेगी और एक यहां पर भी गिनी देश मिलेगा। तो यहां गिनी से ये नदी निकलती है और गिनी से निकल करके ये माली में प्रवेश करती है और माली से फिर ये नाइजर और नाइजर से फिर ये नाइजीरिया में बहती हुई आकर के गिनी की खाड़ी में अपना पानी डालती है। अपना पानी कहां डालती है? गिनी की खाड़ी में। ये जो अटलांटिक महासागर है, इसमें यह जो खाड़ी है इसे गिनी की खाड़ी कहा जाता है। गिनी की खाड़ी, यानी कि गिनी से निकल करके गिनी की खाड़ी में अपना पानी डालती है जी। गिनी देश से निकलती है यहां से और गिनी, माली, नाइजीरिया, नाइजर में बहती हुई गिनी की खाड़ी में लाकर के अपना पानी डालते। ये देश भी गिनी है और ये खाड़ी जो है ये गिनी की खाड़ी कहलाती है। ये देश भी गिनी है, यहां पर भी गिनी है। तो गिनी की खाड़ी में अपना पानी ये नाइजर नदी ला करके डालती है। इस नदी का नाम है नाइजर और देश का नाम भी है नाइजर, नाइजीरिया, 2 देश है यहां पास पास में। और इस नदी का एक नाम और है, इस नदी को पाम आयल की नदी भी कहते हैं। पाम आयल की नदी। पाम आयल की नदी का मतलब है कि ये इसमें कोई तेल नहीं बहता है। असल में क्या है, इस नदी के रास्ते पाम आयल का व्यापार होता था, इसलिए इसे पाम आयल की नदी भी कहते हैं। पाम आयल की नदी। नाइजीरिया और नाइजर देशों में पाम ऑयल का उत्पादन होता है और वहां से इस नदी मार्ग से उनका परिवहन किया जाता है, इसलिए इस नदी को पाम ऑयल की नदी भी कहते हैं। ये नाइजर नदी है। यहीं पर देखिए, ये एक जो देश है ये सेनेगल है।
ये सेनेगल देश है और यहां पर एक नदी बहती है जो इस तट में आकर के अपना पानी डालती है। इस नदी का नाम सेनेगल रिवर है। तो इस नदी का नाम सेनेगल नदी है। तो ये एक नदी सेनेगल जो पश्चिमी तट की ओर आएगी और नाइजर जो है वो पूर्व की ओर बहती हुई वापस दक्षिण में घूम करके और गिनी की खाड़ी में अपना पानी डाल देगी। तो ये हो गई नाइजर रिवर। इन 4 नदियों के बाद में जो 5वीं जो प्रमुख नदी है वो है जेम्बेजी नदी। वो नदी कौन सी है? जेम्बेजी। ये यहां से निकलती है जेम्बेजी नदी और यहां से निकल करके और यहां पर बहती हुई अपना पानी यहां पर ये जो कंट्री ये मोजाम्बिक है। मोजाम्बिक में बहते हुए अपना पानी ला करके यहां अरब सागर में डालती है और यहां से निकलती है। ये जो आपको देश दिखाई दे रहा है ये जाम्बिया है और ये जिम्बाब्वे है। तो जाम्बिया और जिम्बाब्वे के बॉर्डर पर ये बहती है और फिर मोजाम्बिक में आकर के और अपना पानी अरब सागर में ला करके डालती है। यहां पर जाम्बिया और जिम्बाब्वे के बॉर्डर पर जहां ये सीमा बनाती है वहां पर एक महत्वपूर्ण जलप्रपात बनाती है और उस जलप्रपात का नाम है विक्टोरिया फॉल। विक्टोरिया जलप्रपात जो कि दुनिया का एक महत्वपूर्ण जलप्रपात है। नियाग्रा जो उत्तरी अमेरिका का जलप्रपात है उस जलप्रपात से भी बड़ा, ऊंचा और चौड़ा, ज्यादा पानी की मात्रा इसमें विक्टोरिया जलप्रपात में है और नदी का नाम है जेम्बेजी। ये जेम्बेजी रिवर है। यहां मैं एक बात बता देना चाहूंगा कि ये जो जायरे या कांगो नदी हमने देखी है इस पर भी 2 प्रपात है। एक का नाम स्टेनले जलप्रपात है और दूसरे का नाम लिविंगस्टन जलप्रपात है, लिविंगस्टन वाटरफॉल, एंड एक का नाम स्टेनले वाटरफॉल। तो स्टेनले और लिविंगस्टन जो है वो जायरे नदी पर है और विक्टोरिया जो वाटरफॉल है वो जेम्बेजी नदी पर है। ये जेम्बेजी नदी है यहां पर। एक और तीसरी नदी जो है वो यहां पर बहती है। यह जो है ये मैंने मकर रेखा बनाई है जो 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश है। ये मकर रेखा है और यह जो नदी है ये यहां से निकलती है और यहां से निकल करके वापस यहां से घूम करके और अपना पानी यहां ला करके छोड़ देती है। और यह जो नदी है इस नदी का नाम है लिम्पोपो नदी है। इस नदी का नाम क्या है? लिम्पोपो। लिम्पोपो रिवर मकर रेखा को 2 बार काटती है। लिम्पोपो रिवर मकर रेखा को 2 बार काटती है। मैं फिर क्लियर कर रहा हूं, कांगो नदी दुनिया की एकमात्र नदी है जो भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। लिम्पोपो नदी है जो मकर रेखा को 2 बार काटती है। हालांकि मकर रेखा और कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली और भी बहुत सारी नदियां है, लेकिन भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी एक ही है और वो कांगो नदी है। तो ये लिम्पोपो हो गई। इस लिम्पोपो नदी के पास ही यहां पश्चिम की ओर एक नदी ये इधर बहती है जो कि ये साउथ अफ्रीका जो देश है यहां पर, और इस नदी का नाम ऑरेंज नदी है। इस नदी का नाम क्या है? ऑरेंज। तो हमने नदियों के बारे में बात की। पहली नदी नाइल जो कि मिस्र में, सूडान में उत्तरी, दक्षिणी और यहां पर बहती है, दुनिया की सबसे लंबी नदी। दूसरी नदी जायरे या कांगो, तीसरी नाइजर, चौथी सेनेगल, 5वीं जेम्बेजी, 6ठी लिम्पोपो और 7वीं ऑरेंज। कुल मिलाकर के ये जो नदियां हैं ये अफ्रीका महाद्वीप की प्रमुख नदियां हैं। अब इससे अपन आगे चले तो यहां एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है जो अफ्रीका महाद्वीप से संबंधित है, वो है स्वेज नहर। स्वेज नहर जो अफ्रीका महाद्वीप के इस हिस्से में, ये जो अफ्रीका महाद्वीप का उत्तरी पूर्वी भाग है जहां पर ये दिखाई दे रहा है, ये मैं बना रहा हूं, ये लाल सागर है। ये लाल सागर, ये तो अरब है और ये जो जगह है ये लाल सागर है। और ये जो अफ्रीका महाद्वीप है ये देखिए, ये यहां पर एशिया है और ये एशिया से ही ये जुड़ा हुआ है। यहां से ये पूरा का पूरा एशिया महाद्वीप है। मैं थोड़ा इसको क्लियर कर दूं पहले। ये अफ्रीका और एशिया महाद्वीप का जो है जुड़ा हुआ स्थल है, इसलिए इसे मिस्र को अफ्रीका और एशिया का जंक्शन कहा जाता है जी। अफ्रीका और एशिया का जंक्शन है ये, यहां पर अफ्रीका और एशिया का जंक्शन, ये जगह, ये आपको जो दिखाई दे रहा है ये तो भूमध्य सागर है।
और यह जो है यह जगह लाल सागर है, और यहां पर यह जो जगह है, यह जो जगह है, सॉरी, यह जो जगह है यह लाल सागर वाली जगह है। ये देखिए, और ये ऐसे भूमध्य सागर इधर से जुड़ा हुआ है। तो ये महाद्वीप जो आ गया है ये एशिया महाद्वीप आ गया, ये एशिया है। और यहां पर ये जो थोड़ी सी जगह है ये इस महाद्वीप की ही है, यानी अफ्रीका महाद्वीप की है। ये मिस्र देश ही है, ये इजिप्ट है, ये मिस्र देश है। और मिस्र का विस्तार अफ्रीका के अलावा एशिया में भी थोड़ा सा है। और फिर इससे आगे ये जो आपको जगह दिखाई दे रही है ये वही जगह है जिसके लिए भी यहां पर तनाव चल रहा है, जिसकी हम बात करते हैं गाजा पट्टी जिसको बोलते हैं, जो अपन बात करते हैं फिलिस्तीन की, इजराइल की, गाजा पट्टी की। तो ये वाली जगह है वो, ये यहां पर ही है इजराइल, गाजा पट्टी और फिलिस्तीन। और ये यहां पर जॉर्डन है, और इस तरफ ये आपका मिस्र देश आ गया, और इस तरफ सऊदी अरेबिया। यहां इस मिस्र देश के वाले ये जो भूभाग है, यहां पर देखिए ये जो जगह है यहां पर नहर बना दी गई है। इस जमीन को काट करके लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ दिया गया है। लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ने वाली ये जो नहर है ये दुनिया की सबसे बड़ी व्यापारिक नहर है, और इस नहर का नाम है स्वेज। विश्व की सबसे बड़ी जो व्यापारिक नहर है उसका नाम क्या है? स्वेज। अब स्वेज से संबंधित तथ्य समझ लीजिए। स्वेज नहर लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है, फर्स्ट बात। उत्तर में भूमध्य सागर है, दक्षिण में लाल सागर है। यहां इसका जो है पोर्ट स्वेज है, और यहां पर पोर्ट शहीद है। दोनों सिरों पर जो बंदरगाह है, एक पोर्ट स्वेज और दूसरा पोर्ट शहीद। इस तरह से स्वेज नहर लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है, और ये मिस्र कंट्री में 1956 में मिस्र ने इसका राष्ट्रीयकरण कर लिया, इसलिए ये मिस्र देश की है। ये कब बनी? तो 1869 ईस्वी में, 1869 ईस्वी में स्वेज नहर का निर्माण किया गया। ध्यान रहे, स्वेज नहर का निर्माण 1869 ईस्वी में किसने किया? तो जिस इंजीनियर ने किया उसका नाम है फर्डिनेंड डी लेसेप्स। फर्डिनेंड डी लेसेप्स फ्रांस के इंजीनियर है। इन्होंने 1869 में स्वेज कैनाल का निर्माण किया था, और इसी इंजीनियर ने दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी नहर पनामा नहर, जो कि उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीपों के बीच में है, जो कैरेबियन सागर को प्रशांत महासागर से, यूं कहें अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है, वो नहर भी फर्डिनेंड डी लेसेप्स द्वारा ही निर्मित है, और ये नहर भी फर्डिनेंड डी लेसेप्स द्वारा ही निर्मित है। पहले ये जो यूरोप है, यहां से भारत आने के लिए जो वास्को ड गामा ने रास्ता खोजा था वो ये वाला था, इधर से आते थे, केप ऑफ गुड होप होकर के। ये केप ऑफ गुड होप उत्तम आसान द्वीप है, यहां से होकर के आते थे। 1869 तक जितनी भी यूरोपीय कंपनियां भारत में आई उनका रास्ता यही था, जलमार्ग। लेकिन 1869 में ये स्वेज नहर बनने के बाद में अब यहां से अदन की खाड़ी में लाल सागर में स्वेज कैनाल से निकल के सीधा भूमध्य सागर में आकर के और यूरोप और उत्तरी अफ्रीका के देशों में आसानी से जाया जा सकता है। इससे 7000 किलोमीटर की दूरी कम हो गई है। ये जो इतनी दूरी है, ये 7000 किलोमीटर की दूरी जहाजों के लिए कम हो गई है स्वेज मार्ग खुलने से। ये दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग है। स्वेज नहर का बहुत बड़ा महत्व है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में आज की तारीख में। तो ये स्वेज नहर की बात हुई। यहां देखिए, यह एक छोटी सी आपको जगह है जो मैंने अभी बताया, ये तो यूरोप महाद्वीप है और ये अफ्रीका महाद्वीप है। ये अफ्रीका और यूरोप को अलग करने वाला जो हिस्सा है, ये छोटा सा एक जल संधि है। एक इस जल संधि को जिब्राल्टर जल संधि कहते हैं। इसका नाम क्या है? जिब्राल्टर। मैं इसको इसलिए लिखवा रहा हूं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जिब्राल्टर जल संधि है जो
भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है, या यूं कहें अफ्रीका को यूरोप से अलग करती है, दोनों ही बातें। और ये जिब्राल्टर जलसंधि जो है यह है भूमध्य सागर की कुंजी कहलाती है। भूमध्य सागर की कुंजी किसे कहा जाता है, यह प्रश्न आता है। भूमध्य सागर की कुंजी, तो जिब्राल्टर जलसंधि भूमध्य सागर की कुंजी है, क्योंकि भूमध्य सागर में जाने के लिए यही रास्ता है, इसके अलावा रास्ता नहीं होता था। अब तो खैर सुएज नहर से होकर के आ जाता है, लेकिन पुराने जमाने में अगर यूरोपीय देशों के साथ में, दक्षिणी यूरोप के देशों के साथ में व्यापार होता था तो मार्ग केवल जिब्राल्टर जलसंधि से ही होकर जाता था, दूसरा कोई मार्ग नहीं था। इसलिए जिब्राल्टर को भूमध्य सागर की कुंजी कहा जाता है। तो ये यहां जिब्राल्टर जलसंधि, भूमध्य सागर, सुएज नहर और लाल सागर, ये हो गया इधर का पूरा अफ्रीका। यहां ये जो जगह आपको दिखाई दे रही है, असल में ये मेडागास्कर है। ये जो द्वीप है ये मेडागास्कर द्वीप है, ये मेडागास्कर है, ये मेडागास्कर द्वीप है, जो कि अफ्रीकी महाद्वीप के देशों में ही इसको काउंट किया जाता है। और इसके उत्तर में जो ये आपको ये छोटे छोटे द्वीप दिखाई दे रहे हैं, ये सेशेल्स है, ये सेशेल्स है जिसकी राजधानी विक्टोरिया है। और ये यहां पर जो आपको द्वीपीय देश दिखाई दे रहा है, असल में ये मॉरिशस है, यही मॉरिशस है। तो ये मॉरिशस, मेडागास्कर और सेशेल्स ये द्वीपीय देश है जो कि अरब सागर में स्थित यह द्वीप है। तो यह बात हो गई अफ्रीका महाद्वीप के भौगोलिक फीचर्स की। भूमध्य रेखा बीच में से निकलती है और कर्क और मकर रेखाएं ये उत्तर और दक्षिण में से निकलती है, यानी कि यहां से लेकर के ये पूरा इलाका है, ये ट्रॉपिकल यानी कि उष्ण कटिबंधीय इलाका है। और ये उष्ण कटिबंधीय इलाका है। भूमध्य रेखा के आसपास तो वर्षावन पाए ही जाते हैं, क्योंकि साल भर बारिश होती है, यहां पर रेन फॉरेस्ट होना लाजमी है। लेकिन यह जो जगह है, मैं कहूं जिम्बाब्वे से लेकर के और इथोपिया तक का ये जो हिस्सा है, जिसमें ये देश, जिसमें तंजानिया, केन्या, रवांडा, बुरुंडी, युगांडा, ये देश जो शामिल होते हैं, ये पूरा का पूरा जो इलाका है, यहां पर पाए जाने वाले घास के मैदानों को सवाना के नाम से जाना जाता है। ये उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है जो मध्य अफ्रीका में पाए जाते हैं, अफ्रीका के पूर्वी भाग में। और यहां पर इन मैदानों को सवाना मैदानों के नाम से जाना जाता है। इसी तरह से शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान यहां दक्षिणी अफ्रीका में पाए जाते हैं, इनको वेल्ड्स कहा जाता है। ये वेल्ड्स है और ये सवाना है, ये घास के मैदान है जो कि अफ्रीका महाद्वीप में पाए जाते हैं। अफ्रीका महाद्वीप में खास तौर से सहारा रेगिस्तान में बद्दू जनजाति जो है वो निवास करती है, खास तौर से बद्दू निवास करती है। और यहां कालाहारी मरुस्थल में मैंने आपको अभी पहले बता ही दिया था, बुशमैन जनजाति निवास करती है। और यह जो कांगो बेसिन है, यहां पर जो जनजाति निवास करती है उसका नाम पिग्मी है। पिग्मी, बद्दू और बुशमैन ये प्रमुख जनजाति है। वैसे इस महाद्वीप में बहुत सारी जनजातियों का निवास स्थल है। यहां एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात जो बतानी है वो ये है कि यहां तंजानिया से लेकर के, तंजानिया के दक्षिण से लेकर के और बिल्कुल आप चले जाइए लाल सागर होते हुए, ये जो इजराइल की डेड सी है, मृत सागर, वहां तक, ये लाल सागर उसी का पार्ट है, ये यहां तक का जो हिस्सा है ये, इसे महान भ्रंश घाटी कहा जाता है, अफ्रीका की रिफ्ट वैली। एक प्रश्न, बहुत सामान्य प्रश्न आता है, महान भ्रंश घाटी या रिफ्ट वैली किस महाद्वीप में स्थित है? तो यस, ये अफ्रीका महाद्वीप के इस पूर्वी भाग में स्थित है। इसे महान भ्रंश घाटी या इसको रिफ्ट वैली के नाम से जाना जाता है। लाल सागर को उसी का पार्ट माना जाता है। ये माना जाता है कि ये डेड सी मृत सागर से लेकर के और यहां तक भूमध्य रेखा से आगे तक ये एक रिफ्ट घाटी है। और सर्वप्रथम होमोसेपियंस मानव का जन्म यही हुआ। अब तक ज्ञात जो तथ्य है उसके आधार पर होमोसेपियंस मानव का जो प्राचीनतम जीवाश्म मिला है वो अफ्रीका की इसी रिफ्ट घाटी में ही मिला है। इसलिए होमोसेपियंस मानव का जो उद्गम स्थल है
अफ्रीका महाद्वीप है, और अफ्रीका से वो बाकी दुनिया के महाद्वीपों में यहां से होकर के फैलते हैं, ऐसा मानना है जीव विज्ञानियों का और जो जियोलॉजिस्ट है उन सब का। और यहां पर होमोसेपियंस मानव का जीवाश्म, जो प्राचीनतम जीवाश्म है, वो मिला है। तो अफ्रीका महाद्वीप के बारे में अपन ने जो महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त की, उनमें क्या क्या, यहां के प्रमुख पर्वत शिखर, पर्वतमाला, प्रमुख नदियां, घास के मैदान, मरुस्थल, झीलें, स्वेज नहर और तीनों काल्पनिक रेखाओं कर्क, मकर और भूमध्य रेखा की स्थिति के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की है। मैं यहां आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि ये जो देश है, ये भूमध्य सागर के दक्षिण में बसे हुए देश, ये देखिए, ये मिस्र देश है, ये मिस्र है, और मिस्र के पास में ये लीबिया देश है। लीबिया से संबंधित दो महत्वपूर्ण बातें। लीबिया दुनिया का एकमात्र देश है जिसका झंडा एक ही रंग का होता है। लीबिया दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जिसके झंडे में कोई कलर नहीं होता, एक हरे रंग के अलावा केवल हरे रंग का एक कपड़ा होता है, वो लीबिया का झंडा है। और इसी लीबिया देश में स्थित अल अजीजिया दुनिया का सबसे गर्म स्थान है अब तक। अल अजीजिया ये दुनिया का सबसे गर्म स्थल है जो कि लीबिया देश में है। ये लीबिया देश में अल अजीजिया, और इसके बाद में यहां पर ये आपको जो देश दिखाई दे रहा है, ये मोरक्को है। मोरक्को, इसको मैं याद इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये मोरक्को देश भूमध्य सागर के तट पर स्थित देश है, और एक बहुत महान यात्री इब्न बतूता भारत आया था, और इब्न बतूता जो है मोरक्को का रहने वाला था, इसलिए मोरक्को की राजधानी रब्बात है। मोरक्को के बाद में ये अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, और ये पश्चिमी सहारा, और ये मारितोनिया। मारितोनिया में दुनिया की सबसे लंबी रेल चलती है। सबसे लंबी रेल अगर कहीं पर आपको देखने को मिलेगी तो मारितोनिया सहारा मरुस्थल में मिलेगी, क्योंकि यहां पर आयरन ओर की खदानें हैं, लोहा अयस्क, और उस लोहा अयस्क को एक स्थान से दूसरे स्थान पर परिवहन करने के लिए 3-3 किलोमीटर लंबी ट्रेन चलाई जाती है, वो मारितोनिया से चलती है। इन आयरन ओर की माइन से यहां पर से निकलती है। यहां पर ये जो देश है, ये सूडान है, ये उत्तरी और ये दक्षिणी सूडान है, और इसके पास में ये इथोपिया है, अबिशीनिया जिसका पहले नाम था, अब इथोपिया राजधानी अदिश अबाबा है। और ये छोटा देश है, ये इरिट्रिया है, और ये जो देश है ये सोमालिया है, इससे सोमालीलैंड आजकल अलग हो गया है, तो सोमालिया और सोमालीलैंड। और उसके बाद में ये जो है केन्या है, ये तंजानिया है, ये उगांडा, रवांडा, बरूंडी ये देश है। और इसके बाद में ये जो देश है ये मोजाम्बिक है, और ये दक्षिण अफ्रीका है। यह जो देश है, इस देश का नाम नामीबिया है, अब ये दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका के नाम से जाने जाने वाला देश है। तो ये अफ्रीका के फ्रंटियर स्टेट है, ये जो पूर्वी फ्रंटियर और ये उत्तरी देश है, इनके बारे में मैंने आपको जानकारियां दे दी है। वैसे देयर आर 57 कंट्रीज, 57 देश है अफ्रीकी महाद्वीप में, छोटे बड़े बहुत सारे देश है। दुनिया का दूसरा बड़ा महाद्वीप, प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर महाद्वीप है, जिसके बारे में अब अपन इसके खनिजों के बारे में जब चर्चा करेंगे अगली क्लास में, तो इसके बारे में आपको डिटेल से यहाँ की प्राकृतिक संपदाओं के बारे में मैं बताऊंगा। तब तक के लिए काफी है, धन्यवाद, जय हिंद।